गुड मॉर्निंग बेटा। हम कोल्ड वार की जो थी हिस्ट्री पढ़ रहे थे। मीनिंग कॉजेस पिछली वीडियो में हो गया था, हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में हमने फर्स्ट पीरियड कर लिया था, ठीक है। उसमें कौन कौन सी इवेंट हुई, और इस पीरियड में हम देखेंगे कि 47 से लेकर 1953 तक कौन कौन सी ऐसी इवेंट हुई कि बाद में भी कोल्ड वार चलता रहा। 1947 के बाद भी कोल्ड वार चलता रहा। और इसका क्वेश्चन कैसे बनकर आ रहा है देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था, राइट डाउन द मेन इवेंट्स ऑफ द कोल्ड वार फ्रॉम द 45 टू 47। किन 2 सालों में कौन कौन सी इवेंट्स हुई जिसके कारण कोल्ड वार रहा। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, कि 47 से लेकर 1953 तक कौन कौन सी ऐसी इवेंट्स हुई जिसके कारण जो कोल्ड वार आगे और कंटिन्यू रहा। चलो हम समझते हैं इसको। इस टाइम के अकॉर्डिंग जो था, मेन जो रोल था वो था जर्मन का, कि जर्मन का बंटवारा हो जाना, बर्लिन दीवार बन जानी, फिर देन आफ्टर वहाँ पर अपनी सरकार जो सेटअप करने की कोशिश करनी, यानी कि की ऑफ पॉइंट जो जर्मन ही रहता है और जर्मन के आसपास ही ये सारा कोल्ड वार जो रिवॉल्व करता है। कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन, फर्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ द जर्मनी। आफ्टर द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार जर्मनी बिकेम द सेंटर ऑफ द कोल्ड वार। The Western powers had opposed the Soviet policy towards the Germany, as a result of which Germany was divided into East Germany and West Germany। के सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो था, जो वेस्ट जर्मन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। रीज़न क्या था कि जो वेस्टर्न पावर ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि हाँ भी उस पर जो सोवियत यूनियन का जो रूल रहे वो अपना प्रभाव डाल कर रखें। फॉर दिस रीज़न जो था जर्मन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी पर जो था यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस था, और वेस्ट जर्मनी पर जो वेस्टर्न पावर का इन्फ्लुएंस वगैरह था, ठीक है। नेक्स्ट है बर्लिन इशू एंड कोल्ड वार। अब जब वेस्टर्न पार्ट पर, वेस्टर्न जर्मनी पर जो वेस्टर्न पावर का प्रभाव बढ़ा, तो उसने क्या किया, यूएसए ने, फ्रांस कह लो, इंग्लैंड, ये अलाइज पावर ने क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर उन्होंने अपनी न्यू करेंसी इशू कर दी। न्यू करेंसी, तो आपको पता न्यू करेंसी इशू करने का मतलब होता है कि जहाँ पर भी मेरी ही सरकार है, मेरे देश की सरकार है, क्योंकि करेंसी उसी देश की चलती है जिस देश का, जिसकी गवर्नमेंट वगैरह हो, जहाँ पर वही रूल चलता हो। तो ये चीज़ जो थी सोवियत यूनियन इस चीज़ को टॉलरेट ना कर पाया कि चलो आपने कब्जा तो किया है, चलो ईस्ट जर्मनी पर मैंने कब्जा किया है, वेस्टर्न पर आपने कर लिया, लेकिन करेंसी चलाने का क्या मतलब। तो इसलिए इस रोष में आकर उसने जो बर्लिन को ब्लॉकेट कर दिया, बर्लिन की नाकाबंदी कर दी, क्योंकि जो वेस्टर्न थे उनको ईस्ट से होकर फिर जो वेस्ट जर्मनी पर जाना पड़ता था। पहले ईस्ट जर्मनी पर एंटर करते थे, देन आफ्टर वेस्ट जर्मनी पर जाना पड़ता था, कोई भी अपना सामान सप्लाई करना, आर्मी या कुछ भी वगैरह। जब वो बर्लिन को ही उसने नाकाबंदी कर दी तो वो जा नहीं सकते थे ग्राउंड लेवल से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अगला एक्शन क्या लिया यूएसए वालों ने, उन्होंने एयरलिफ्ट प्लान किया। एयरलिफ्ट प्लान के द्वारा सारा सामान जो था जहाज़ों के द्वारा वहाँ पर भेजना शुरू कर दिया। अब क्या एक दूसरे के ऊपर चढ़त हो रही है, एक न्यू करेंसी चलाता है, दूसरा क्या वहाँ पर बर्लिन को ब्लॉकेट कर देता है, फिर वो एयरलिफ्ट प्लान करता है, तो देन आफ्टर फिर वो और युद्ध छेड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसके कारण जो कोल्ड वार जो धीरे धीरे और बढ़ता गया, कि उन्होंने जब अपना सामान सारा एयरलिफ्ट प्लान के द्वारा भेजना शुरू कर दिया, तो वो इस चीज़ को फिर वो बर्दाश्त ना कर पाया। तो उसने यूएसएस ने बार बार कहा कि आपको जो ब्लॉकेट, जो बर्लिन की ब्लॉकेट की थी, आपको हटानी चाहिए, आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। फॉर दिस रीजन एज अ रिजल्ट ऑफ द स्टिफ एटीट्यूड ऑफ द वॉर, चलो कुछ देर के बाद उन्होंने अपना जो बर्लिन पर ब्लॉकेट था वो हटा दिया, नाकाबंदी हटा दी, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। एज अ रिजल्ट दोनों के बीच में जो टेंशन थी वो और ज़्यादा क्रिएट हो गई, ठीक है। Even the Security Council had failed to do something, as both the power has veto power. When in May 1948 Soviet Union had agreed to lift the blockade, it was too late to produce the good result। चाहे सिक्योरिटी काउंसिल, आपको पता यूएनओ की जो थी वो सिक्योरिटी काउंसिल होती है जहाँ पर मतलब सारे डिसीजन लिए जाते हैं दुनिया भर के कि कौन देश सही है कौन गलत वगैरह है। तो सिक्योरिटी काउंसिल भी कुछ नहीं कर पा रही थी। रीज़न क्या, 5 पावर में तो 2 पावर इनके पास थी, एक यूएसए के पास हो गई तो दूसरी रशिया के पास, तो दोनों के पास वीटो पावर बार बार यूज़
यूज़ की जाती थी। तो वो जो था कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। फॉर दिस रीजन जे कंटिन्यू वगैरह 1948 तक जे कोल्ड वार वगैरह चलता गया। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द नाटो एंड डिवीजन ऑफ द जर्मनी विद द पर्पज टू एक्सपैंड इट्स इन्फ्लुएंस इन द यूरोप and to provide the security of the countries under the influence. April 4, 1949, America formed North Atlantic Treaty Organization. North Atlantic Treaty Organization. यूएसए ने सोचा कि जो भी मेरे अंडर देश वगैरह है मैं उनको सिक्योरिटी तभी प्रदान कर सकता हूँ अगर मेरे पास भी कुछ फौज होगी, आर्मी होगी। इस चीज़ को ध्यान में रखकर उसने जो नाटो को क्रिएट किया, फॉर्मेशन बनाई उसकी। तो इसके बाद एक कदम तो ये हुआ, ठीक है, नाटो बना दिया। तो ये भी चीज़ बड़ी थी कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने जो मिलिट्री ग्रुप बनाया हुआ था, ठीक है। इसके बाद एक स्टेप और उठाया, अलॉन्ग विद इट द September 21, 1949 द एरिया ऑफ जर्मनी अंडर द कंट्रोल वाज गिवन द नेम ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ द जर्मनी। जो यूएसए के अंडर जो जर्मनी थी वहाँ पर उन्होंने फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी बना दी, फिर अपनी सरकार वगैरह सेटअप कर दी। तो इसके मूव को, ठीक है, ऑन October 7, 1949 इन द काउंटर मूव द सोवियत यूनियन ने में क्या किया, जो उसके अंडर जर्मन था वहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को सेटअप कर दिया। इस पॉइंट में दो चीज़ें आती हैं, एक तो नाटो क्रिएट हुआ और दूसरी चीज़ की अपने अपने हिस्से में जो जर्मन आ रहा था, जर्मन के एरिया आ रहा था वहाँ पर उन्होंने अपनी अपनी सरकार जो है सेटअप कर दी। एक ने फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी जो इस्टेब्लिश कर दी और दूसरे ने जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसलिए तो फिर जो कोल्ड वार और बढ़ गया। राइज ऑफ कम्युनिस्ट चाइना एंड कोल्ड वार इन अक्टूबर 1949। आपको पता चाइना जो था वो हमारे देश के बाद से आज़ाद हुआ है, ठीक है, 1949 में हुआ। तो जो यूएसए उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन रशिया ने उसे एक्सेप्ट कर लिया एज अ देश के, एक आज़ाद देश के कारण, क्योंकि रशिया को ये इस बात की खुशी हुई कि चलो मेरे बाद एक और बड़ा देश आया जिसने कम्युनिस्ट की विचारधारा को अपना लिया है। 1949 द Communist Party of the China under the leadership of the Mao Tse-tung had established its control over the China, as a result of which the power and influence of the Soviet Union had increased considerably. As a reaction to it, while following the Truman Doctrine, America further took strong steps to contain the growing influence of the communism, as a result of which the Cold War had become the more serious between the both the power. 1949 को क्या हुआ कि माओ त्से तुंग जो चाइना का प्रेसिडेंट था, ठीक है, उसके अंडर जो एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी, तो वहाँ पर कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाने के लिए वह सरकार बन गई। तो ये एक तरफा जवाब था, ठीक है, जो अमेरिका राष्ट्रपति ने ट्रूमन डॉक्ट्राइन बनाई थी ना, उसका इसने रिस्पॉन्स दिया। इसके कारण भी कोल्ड वार और बढ़ गया। नेक्स्ट है कोरिया क्राइसिस एंड इट्स इफेक्ट। जैसे इन्होंने जर्मन को दो हिस्सों में बांट दिया था ना, इसी तरह कोरिया भी दो हिस्सों में बढ़ चुका था। रीजन क्या हुआ कि 1950 में कोरिया क्राइसिस बढ़ गया। नॉर्थ कोरिया ने द अटैक बाय द नॉर्थ कोरिया ओवर द साउथ कोरिया प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू वेस्ट पावर टू जंप इन वॉर अगेंस्ट द कम्युनिज्म एंड टू द सेव डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया, तो एक वेस्टर्न पावर को एक बहाना मिल गया कि हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वहाँ पर हमला करेंगे, उस चीज़ को रोकेंगे। तो उन्होंने क्या किया, नेचुरली द सोवियत यूनियन एंड चाइना, तो जो सोवियत यूनियन थे और चाइना थे उन्होंने किसकी सपोर्ट की, नॉर्थ कोरिया में, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में भी कम्युनिस्ट विचारधारा आ रही थी। तो फॉर दिस रीजन सोवियत यूनियन और चाइना ने नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट की। तो बाद में क्या हुआ कि इन द एब्सेंस ऑफ यूनियन द सिक्योरिटी काउंसिल हैड डिसाइडेड टू इन्फोर्स कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है कलेक्टिव सिक्योरिटी वगैरह। जब वहाँ पर सोवियत यूनियन आया नहीं था, जब कोई असेंबली होती है यूएनओ में, जनरल असेंबली वगैरह होती है, तो वहाँ डिसीजन लिया जाता है कि कौन हमलावर है, अग्रेसिव कौन है, और उस पर कैसे कलेक्टिव सिक्योरिटी के दौरान वो फौज भेजी जाएगी। तो अब सोवियत यूनियन वहाँ पर नहीं था, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उन्होंने जो नॉर्थ कोरिया उसे एग्रेसर बना दिया कि हमलावर है वो, उस पर कलेक्टिव सिक्योरिटी के तौर पर जो है कार्रवाई की जाए। तो इस चीज़ की जो थी वो यूएसएसआर है उसे ये चीज़ पसंद ना आई, क्योंकि कोरिया क्राइसिस ने दोनों देश के बीच में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी।
इसी समय दौरान जो यूएन जनरल असेंबली है उन्होंने पीस रेजोल्यूशन पास किया कि हम शांति को बढ़ावा देने के लिए जो काम का वगैरह कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो था सोवियत यूनियन ने भी एक एटम बम बना लिया था कि जो उसकी यूएसए की हेजामोनी थी ना कि दुनिया भर में मैं ही एक अकेला देश हूँ जिसके पास एटम बम है, तो वो उसकी हेजामोनी को ख़त्म एक करने की कोशिश की, एक ठेस पहुँचाने की कोशिश की। तो कोल्ड वार फॉर दिस रीजन और बढ़ा। इम्पैक्ट ऑफ द पीस ट्रीटी विद द जापान। इन सितंबर 1951 यूएसए कन्वेंस San Francisco Conference for considered and approving the draft peace treaty with the Japan, but it was strongly opposed by the Soviet Union. However, Soviet opposition did not deter USA to the conclude treaty with Japan. The peace treaty was followed by the defense treaty with Japan, as a result which USA got right to station its troops in the Japan. The main objective of concluding such treaties with Japan and Taiwan was to maintain the pressure on the Soviet Union and China and also to contain the spread of communism. क्या हुआ कि 1951 के दौरान यूएसए ने जापान के साथ पीस ट्रीटी वगैरह कर ली। इसके दौरान क्या हुआ कि वो ने कहा कि मैं वहाँ पर अपनी थोड़ी सी फौजें वगैरह इकट्ठी कर सकता हूँ, ट्रुप्स वगैरह लेकर आ सकता हूँ। तो सोवियत यूनियन को ये चीज़ बहुत एक और सी लगी कि वो एक्सेस पावर है, उसके खिलाफ तो अपने 2 युद्ध लड़े, विश्व फर्स्ट वार, सेकंड वर्ल्ड वार, जी ठीक है ना, तो आप उसी के साथ ट्रीटी कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो उसे पता था कि एक्चुअली इसकी इंटेंशन क्या है कि मेरी जो शक्ति है उसको कमज़ोर करने की ये सारी चाल वगैरह है, ये सारे मूव्स इसलिए चल रहे हैं, ठीक है, कि मुझे जो मेरी विचारधारा है मुझसे मेरी विचारधारा को ख़त्म करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एक्सप्लोशन बाय द सोवियत यूनियन। After the Second World War, the seeing importance of the nuclear power, the USSR made a nuclear explosion in 1949, which was not expected by the Western countries. But the nuclear explosion made by the USSR gave a severe jolt to American supremacy in the international politics. जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद जो था न्यूक्लियर पावर बहुत अमेरिका की तो बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन जब यूएसएसआर ने 1949 में एक्सप्लोशन किया तो इस चीज़ की वेस्टर्न कंट्री को तो उम्मीद भी नहीं थी। उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा, जोल्ट लगा, ठीक है, कि मेरी हेल्प के बिना, मैंने तो उसके साथ कोई फार्मूला जो शेयर किया ही नहीं, ठीक है, तो इसने जो न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बना लिया, तो उसकी सुप्रीमेसी को, उसकी हेजेमोनी को एक ठेस पहुंची, जॉल्ट लगा। तो एंड दिस इवेंट एंड रियली डिवाइडेड द वर्ल्ड। इसी कारण जो था दुनिया भी 2 हिस्सों में बढ़ गई, कुछ जो थी वो यूएसएसआर को सही साबित कर रही थी, कुछ जो यूएसए को अच्छा मान रही थी, कि 2 दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो गई। सो द फ्रॉम 1947 to 1953 द टेंशन कंटिन्यूड बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द यूएसए एज अ रिजल्ट ऑफ विच द सिचुएशन ऑफ कोल्ड वार कंटिन्यू इन द वर्ल्ड। इसमें 3 देश जो है मेन रोल प्ले कर रहे हैं 1947 से लेकर 1953 तक। एक तो जर्मन के डिवाइड हो जाता है, वहाँ पर अपनी जो है न्यू करेंसी शुरू हो जाती है, ब्लॉकेड ऑफ बर्लिन वगैरह शुरू हो जाता है, बर्लिन का एयरलिफ्ट प्लान वगैरह शुरू होता है, ठीक है। दैन आफ्टर जो है ए चाइना को वो एक कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह अलाउ कर देते हैं, ठीक है, परमिशन देते थे कि आप एक आज़ाद देश हो। जर्मन हो गया, चाइना हो गया, दैन आफ्टर कोरिया गया, कोरिया का क्राइसिस वगैरह कि नॉर्थ साउथ कोरिया में हमला कर देता है, तो सभी जो यूएसए वाले हैं नॉर्थ कोरिया को हमलावर साबित करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक्स बेटा।